Hello everyone, welcome to Unacademy Judiciary. This is Vishwani Bansal. So we are doing a mini batch for your Haryana ADA exam. Number of lectures I have delivered on YouTube. So that is helpful for you. आप जो है वो videos already available हैं. You can watch the videos. आप उन videos को देख सकते हो. Apart from this, there is a special that is batch that is going on Unacademy. आज से स्टार्ट हो रहा है ये बैच हरियाणा एडीए के लिए. दिस इज ओनली अवेलेबल एट 6500 रुपीज़. ये 6500 रुपीज़ पे अवेलेबल है आपको. यू कैन जस्ट चेक आउट दिस बैच. दिस इज अ स्पेशल बैच. ये आज से स्टार्ट हो रहा है. सो हरी अप. ठीक है, इससे पहले की क्लासेस स्टार्ट हो, आपकी क्लासेस मिस हो, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. पहले फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स के लिए ये सिर्फ 6500 पे अवेलेबल है. एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस. तो जनरली क्या होता है कि जब एक क्रेडिटर क्लेम करता है डेटर के अगेंस्ट, पहले उसको डिक्री ऑब्टेन करनी पड़ती है. देन वो एग्जीक्यूशन फाइल करता है. एग्जीक्यूशन के लिए या तो उसको अरेस्ट किया जाएगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है. सो दिस इज द जनरल व्यू. बट स्पेशल सर्कमस्टांसिस में क्रेडिटर जो है वो मूव कर सकता है डेटर को. ठीक है, इससे पहले उसके अरेस्ट से पहले वो उसको अरेस्ट भी करवा सकता है इससे पहले कि कोर्ट जजमेंट दे. एंड उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करवा सकता है. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच दैट कैन बी डन. दैट इज अरेस्ट कौन से ग्राउंड्स के ऊपर किया जा सकता है जजमेंट के पहले. दैट इज गिवन इन योर रूल 1. सो दिस सेज कि वेयर एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे, अदर देन अ सूट ऑफ द नेचर दैट इज रेफर टू इन 16A2D, तक अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है या वैसे कि डिफेंडेंट की इंटेंशन है डिले करने की, इंटेंट टू डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता है या डिले करना चाहता है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री को, दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम. कि उसने एब्सकॉन्ड कर दिया या वो लोकल लिमिट्स को, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को उसने छोड़ दिया है, या फिर ही इज़ अबाउट टू एब्सकॉन्ड, या वो भागने वाला है या छोड़ने वाला है लोकल लिमिट्स को, या अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है. ठीक है, सो द कोर्ट जो है एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट. एंड उसको कोर्ट के सामने लाके ये बोल सकती है कि आप शो कॉज करो कि वाई, क्यों आपको जो है सिक्योरिटी नहीं फर्निश करनी चाहिए फॉर अपीयरेंस. रूल 2 फर्दर सेज दैट कि अगर डिफेंडेंट को रूल 1 में कोर्ट ने जो है बोला कि आप शो कॉज करो, ठीक है, कि क्यों सिक्योरिटी फर्निश नहीं करनी चाहिए, एंड डिफेंडेंट फेल कर जाता है वो सिक्योरिटी जो है फेल कर जाता है वो शो कॉज करने के लिए, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि आप जो तो या तो आप मनी डिपॉजिट करवाओ कोर्ट में, या कोई भी और चीज़ प्रॉपर्टी कोई जो सफिशिएंट है क्लेम को आंसर करने के लिए. So this says where the defendant fails to show cause, the court shall order him either to depose in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance at any time, किसी भी टाइम पे when called upon. Every surety for the appearance of the defendant, अगर कोई surety देता है डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए कि इस स्टेट पे जो है अवेलेबल होगा, तो वो उसको बाइंड कर देगा. एंड अगर कोई भी वो डिफ़ॉल्ट करता है कि उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफेंडेंट सपोज नहीं आया, तो उसको बोल सकता है कि वो सम ऑफ मनी पे करे जो कि डिफेंडेंट को ऑर्डर किया गया था सूट में पे करने के लिए. सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू शो कॉज दैट इज गिवन इन योर रूल 1. नाउ अगर किसी पर्सन ने श्योरिटी दे दी, ठीक है, श्योरिटी दे दी कि ये डिफेंडेंट जो है इस टाइम पे जो है वो कोर्ट में अपीयर होगा, दैट द डिफेंडेंट विल अपीयर ऑन द डेट जो भी कोर्ट ने बोला है. सो श्योरिटी जो है बाद में उस ऑब्लिगेशन से जो है डिस्चार्ज भी कर सकता है खुद को बाय गिविंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट. तो श्योरिटी फॉर द अपीयरेंस ऑफ ए डिफेंडेंट में एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकता है कोर्ट में डिस्चार्ज करने के लिए उस ऑब्लिगेशन को. जब ऐसी एप्लीकेशन दी जाती है तो कोर्ट समन करेगी डिफेंडेंट को टू अपीयर इफ इट थिंक्स फिट, में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस. तो ऐसी एप्लीकेशन पे कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डिफेंडेंट को समन करेगी या वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है अगर कोर्ट को ठीक लगता है. जब डिफेंडेंट कोर्ट में आएगा, या अगर समन से आता है या वारंट से आता है, या फिर अगर वो वॉलेंटली सरेंडर कर देता है, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि या तो आप, ठीक है, कोर्ट क्या डायरेक्शंस देगी कि श्योरिटी को जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है उसकी ऑब्लिगेशन से, एंड आप जो है फ्रेश सिक्योरिटी फाइंड करो.
and shall call upon the defendant to find the fresh security. Now अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है, वो फर्निश नहीं कर पाता सिक्योरिटी, या फिर अगर उसको फ्रेश सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इज गिवन इन योर रूल 4. उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो हमें रूल 4 में दिए हुए. सो दिस सेज वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर दैट इज गिवन इन योर रूल 2 और रूल 3, तो कोर्ट जो है उसको सिविल प्रिजन में कमिट कर सकता है अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट. एंड वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, अगर कोर्ट कोई डिक्री पास कर दे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, अंटिल द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड. दिस सेज दैट कि अगर कोई भी पर्सन है उसको डिटेन किया जा सकता है प्रिजन में, इसके लिए डिफेंडेंट को, दैट इज मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 6 वीक्स के लिए अगर जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करता है 50 रुपीज. तो व्हाट दिस सेज, अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है कंप्लाई करने के लिए किसी भी ऑर्डर के साथ दैट इज गिवन इन रूल 2 और रूल 3, तो कोर्ट उसको सिविल प्रिजन में डाल सकता है कि जब तक डिसीजन नहीं आ जाता, या फिर और वेयर अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, या अगर डिक्री पास की जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट अंटिल द डिक्री हैज बीन सेटिस्फाइड. तो जो डिटेंशन है वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकती है. अगर अमाउंट या वैल्यू एक्सीड नहीं करती है 50 रुपये, तो वो नहीं कर सकता है 6 वीक्स. We have studied arrest before judgment. This is attachment before judgment. तो दिस सेज, इसमें भी कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द सूट पे अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है या एफिडेविट से या अदरवाइज कि डिफेंडेंट की इंटेंशन है वो डिले कर देगा या ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री को दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, कि वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है होल या एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी को, रिमूव करने वाला है होल या एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी को, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है डिफेंडेंट को विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय इट कि ईदर या तो वो सिक्योरिटी फर्निश करे, ठीक है, in such sum as may be specified to produce and place at the disposal of the suit. So this is attachment before judgment. Rule 1 में हमने क्या पढ़ा था, arrest before judgment. Now अटैचमेंट वेयर कॉज नॉट शोन और सिक्योरिटी नॉट फर्निश. तो अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है कि क्यों उसको सिक्योरिटी फर्निश नहीं करनी चाहिए, या वो फेल कर गया विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जो भी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की गई है या कोई भी पोर्शन प्रॉपर्टी का दैट इज सफिशिएंट एनी डिग्री विच मे बी पास इन द सूट, उसको कोर्ट अटैच करने के लिए बोल सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार प्रॉपर्टी अटैच कर ली तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता. सो वेयर द डिफेंडेंट शोज, अगर डिफेंडेंट कॉज शो कर देता है या फर्निश कर देता है रिक्वायर्ड सिक्योरिटी को, सो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड और एनी पोर्शन ऑफ इट हैज बीन अटैच्ड, द कोर्ट शैल ऑर्डर द अटैचमेंट टू बी विथड्रॉन और मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट. तो कोर्ट अटैचमेंट को विथड्रॉ भी कर सकती है या कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो भी कोर्ट को सही लगता है. Now next is agriculture produce not attachable before judgment. This says that nothing in this order shall be deemed to authorize the plaintiff to apply for the attachment of any agriculture produce in the possession of any agriculturist or to empower the court to order attachment or production of such produce. तो attachment में कोई भी agriculture produce को attach नहीं किया जा सकता, ठीक है. So agriculture produce को attach नहीं किया जा सकता under Rule 12. Now what is the remedy if the attachment of property is made in insufficient grounds? तो ज़रूरी तो नहीं है कि प्लेंटिफ जो है क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट में आएगा. सो अगर कोई सूट में प्रॉपर्टी अटैच करवा दी, ठीक है, ऑर्डर जो है ऑब्टेन कर लिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट इनसफिशिएंट ग्राउंड्स के ऊपर, या फिर जो सूट है प्लेंटिफ का फेल कर गया एंड कोर्ट को ये लगता है कि कोई रीजनेबल या प्रोबेबल ग्राउंड ही नहीं था इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो डिफेंडेंट के एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट जो है प्लेंटिफ को बोल सकती है कि आप इसको कंपनसेशन पे करो दैट कैन बी मैक्सिमम 50,000 रुपीज. दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 95. ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये सेक्शन 95 में दिया हुआ है. केसेस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड. तो इंजंक्शन जो हैं वो दो तरह की होती हैं. वन इज टेम्परेरी इंजंक्शन दैट इज डेल्ट इन CPC. वन इज परमानेंट इंजंक्शन दैट इज डेल्ट वेयर परमानेंट इंजंक्शन इज डेल्ट इन
that is SRA, Specific Relief Act, section 38 to 42. Now what is injunction? Injunction का मतलब क्या है? Injunction means this is a judicial process. ये एक judicial process है where a party is required to do or refrain from doing a particular act. जहाँ पे एक पार्टी को रिक्वायर किया कि वो ये काम करे या रिफ्रेन किया जाता है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंजंक्शन. नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड? कौन से ग्राउंड्स के ऊपर कोर्ट जो है टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करेगा? सो देयर आर प्रिंसिपल्स. These are the grounds that is given in your rule 1. So this says where in any suit it is proved by affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit, कि जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट में सूट में वो डेंजर में है कि उसको वेस्ट कर दिया जाएगा, डैमेज एलिनेट कर देगी कोई भी पार्टी टू सूट में और रॉन्गफुली या उसको सेल कर देगी इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री. कि डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है, इंटेंड कर रहा है, उसकी इंटेंशन है कि वो रिमूव या डिस्पोज ऑफ कर देगी इस प्रॉपर्टी को विद व्यू टू डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स. डिफेंडेंट थ्रेटन करता है कि वो डिस्पोसेस कर देगा प्लेंटिफ को, अदरवाइज इंजरी कॉज कर देगा टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट. सो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है टेम्परेरी इंजंक्शन सो दैट कि उसको रिस्ट्रेन करने के लिए इस एक्ट से. सो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बाय द कोर्ट. या फिर अगर कोर्ट को कोई भी और कोर्ट के ओपिनियन में कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये रिक्वायर करता है वहाँ पे भी कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है. Now there are 3 principles on which the court will see before allowing the application of temporary injunction. What are those? First one is prima facie case. Second is irreparable injury. Third one is that is balance of convenience. So these are the principles that the court will see before granting temporary injunction. Now temporary injunction अगर इस application लगा दी temporary injunction के लिए पार्टी ने, so that is totally the discretionary power of the court. वो totally discretionary power है कोर्ट की. कोर्ट बाउंड नहीं है कि कोर्ट जो है उसको अलाउ करेगा ही करेगा. What are the consequences of disobedience or breach of injunction? तो अगर कोई ब्रीच होती है, डिसओबीडियंस होता है इंजंक्शन का, ठीक है, दैट इज गिवन इन रूल 1 या रूल 2 में जो दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है. ठीक है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस टू बी अटैच्ड. ये ऑर्डर कर सकती है उसको डिटेन करने के लिए सिविल प्रिजन में फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 months अनलेस इन द मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट्स हिज रिलीज. कोई भी अटैचमेंट जो है फोर्स में नहीं रहेगी. अगर कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया वो 1 साल तक ही वैलिड होगा एट द एंड ऑफ द टाइम. अगर डिसओबीडियंस या ब्रीच कंटिन्यू करती है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा एंड उससे भी जो भी उससे नेट उससे जो भी रिसीव होगा द कोर्ट विल अवॉर्ड द कंपनसेशन, ठीक है, टू द इंजर्ड पार्टी एंड बाकी का बैलेंस जो है पार्टी को पे कर देगी जिसकी वो प्रॉपर्टी थी. तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? सिविल प्रिजन में डिटेंशन जो 3 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी. प्रॉपर्टी अटैच जो 1 साल तक रहेगी. 1 साल से ज़्यादा अगर ब्रीच कंटिन्यू करती है तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है. जो भी उससे बचेगा कोर्ट कैन गिव द कंपनसेशन. कोर्ट जो है इंजर्ड पार्टी को दे देगा. सपोज प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए. तो बिफोर अलाउइंग द एप्लीकेशन इट इज रिक्वायर्ड द नोटिस टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट. कि नोटिस जो है डिफेंडेंट को दिया जाए. बट अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिमांड करता है तो कोर्ट जो है किसको नोटिस दे सकता है? द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिमांड्स द कोर्ट कैन allow the application without giving notice to the other party also. So before granting injunction, court to direct notice to the opposite party. So this is the court shall, this is mandatory provision, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay. Before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party. अगर कोर्ट ने बिना नोटिस दिए अलाउ कर दिया, सो व्हाट द कोर्ट विल डू? द कोर्ट विल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर इट्स ओपिनियन कि क्यों कोर्ट ने ऐसा किया है.
तो साथ में जो है कोर्ट क्या लगाएगा, एक कॉपी एफिडेविट की इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एक कॉपी प्लेंट की, एक कॉपी डॉक्यूमेंट की जिसके ऊपर प्लेंटिफ जो है, जिसके ऊपर एप्लीकेंट जो है रिलाई करता है। एक कॉपी किसकी, एफिडेविट की, फाइल इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, एक कॉपी प्लेंट की, एक कॉपी डॉक्यूमेंट्स की ऑन विच द एप्लीकेंट रिलाइज। कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन विद इन 30 डेज। तो जहाँ पे इंजंक्शन को ग्रांट किया गया है बिना नोटिस दिए अपोजिट पार्टी को, तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से वो इंजंक्शन को ग्रांट किया गया है। नाउ वंस द इंजंक्शन order has been passed, whether that can be discharged, varied or set aside, yes, that can be done so under Rule 4. So this says any order for an injunction may be discharged, varied or set aside by the court on application made by any party जो कि dissatisfied है ऐसे order के साथ। This further says that if an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, अगर पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, उसने एफिडेविट लगा दिया एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हुए, पार्टी को पता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये फॉल्स है, उसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है किसी मटेरियल पर्टिकुलर के रिगार्डिंग, एंड कोर्ट हैज ग्रांटेड द परमिशन विदाउट गिविंग नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन लगाई एंड मेड अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द एप्लीकेशन, and court has allowed injunction without giving notice to the defendant. तो कोर्ट क्या करेगा, the court shall vacate the injunction unless for reasons to be recorded it considers that it is not necessary to do so in the interest of justice. कोर्ट जो है इंजंक्शन को उसको डिसअलाउ कर देगा रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद, अनलेस कि कोर्ट ये कंसीडर करे कि नहीं इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है कि इसको जो है कैंसिल नहीं करना चाहिए। दिस फर्दर सेज दैट जहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन पास किया गया दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद, मतलब कि इसने एप्लीकेशन लगाई, डिफेंडेंट को जो है नोटिस दिया गया, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज द कोर्ट हैज डिसाइडेड द एप्लीकेशन। तो इस ऑर्डर को डिस्चार्ज, वेरी या सेट असाइड नहीं किया जा सकता। ऑन एक्सेप्ट कब किया जा सकता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज, वेरिएशन या सेट असाइड ज़रूरी है कि सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं या कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है दैट द ऑर्डर हैज़ कॉज्ड अनड्यू हार्डशिप्स टू दैट पार्टी। रूल 5 सेज दैट इंजंक्शन अगर किसी कॉरपोरेशन को डायरेक्ट की जाती है दैट इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कॉरपोरेशन इटसेल्फ, वो सिर्फ कॉरपोरेशन के ऊपर बाइंडिंग नहीं है बट वो मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कॉरपोरेशन के ऊपर भी बाइंडिंग है, whose पर्सनल एक्शन इट सीक्स टू रिस्ट्रेन, जिनका पर्सनल एक्शन जो है वो रिस्ट्रेन करना चाहते हैं। सो दिस इज योर ऑर्डर 38 एंड ऑर्डर 39 इंपॉर्टेंट रूल्स। रेस्ट विल डिस्कस in the next video. So before I end this video, there is a special offer that is running on Unacademy. You can get 20% off on Unacademy subscription. So this, by using this code duration 6 months की, this is only available at this, ठीक है, this is only available at this, so you can just save your money, limited time period offer है ये। This is batch that I have already told you. This is major laws batch. So number of batches are going on according to the notification of different states. This is comprehensive batch. This is special Bihar judiciary batch. So these are the features. Features क्या है, unlimited access मिलेगा, comprehensive course coverage, curated test series, depth में notes, access to other ongoing batches, monthly current affair magazine, regular doubt solving sessions, means answer writing. Thank you so much learners. I am just ending the session here.